हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एस्से को कैसे प्रोसीड करना है। काफ़ी ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एस्से के बारे में बताइए कि हमें एस्से किस टाइप से लिखना है। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट के बाद में मैं आज एक टॉपिक को लेके उसको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हमें प्रोसीड करना है, क्या क्या चीज़ों का एस्से लिखते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर पर अगर आपको ऐसे लिखने को आता है तो आपको कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आएगी, देन कंक्लूजन आएगा। ये बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं हमारे एस्से में। इंट्रोडक्शन में आपको अब ध्यान रखना है कि इंट्रो को कैसे स्टार्ट करना है। तो इंट्रो में आपको 2-3 तरीके हो सकते हैं स्टार्ट करने के। या तो आप कोटेशन से स्टार्ट करिए। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 कोटेशंस अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी कोटेशंस आप याद कर सकते हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए। तो कोटेशंस आप याद कर लीजिए 2-3, और बार बार मल्टीपल टाइप्स उन्हीं कोटेशंस को ही रिवाइज करें। कोई भी नई बार बार ऐसा नहीं कि ये अच्छी लग रही है ये नहीं, कोई डिसाइड कर लीजिए आप 1-2 कोटेशंस, और उन्हीं को ही जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे ना, उनमें भी वही बार बार कोटेशन लिखिए ताकि आपको याद हो जाए वो। ठीक है, तो आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हो सकता है कि आप स्टोरी टेलिंग से करें, कि स्टोरी टेलिंग आप कोई इंसिडेंट एक्सप्लेन करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर उसको मर्ज करते हुए स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड हमारा स्टोरी टेलिंग हो गया। थर्ड जो मेथड हो सकता है वो आपका हो सकता है, या तो आप डेफिनेशन तो बहुत छोटे बच्चों वाली चीज़ हो जाएगी, तो डेफिनेशन से तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि टेक्निकल अगर कोई टॉपिक है जैसे, तो उसका आप डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, तो उसको डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करने से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो क्या एग्रीकल्चर में आप एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्ड जो मेथड होगा आपका इस इंट्रोडक्शन का, उसमें आप यूज कर सकते हैं डेटा और फैक्ट। आप किसी भी डेटा या फैक्ट से शुरू कर सकते हैं। आप लेबर ब्यूरो का डेटा दे सकते हैं, आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा दे सकते हैं, तो कोई भी आप डेटा से शुरू कर सकते हैं। आप नीति आयोग का डेटा दे सकते हैं, तो कोई भी आप डेटा या फैक्ट से शुरू कर सकते हैं इंट्रो को। तो ये 3 मेथड मैंने बताए। फर्स्ट हमारा कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, सेकेंड हमारा स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, थर्ड हमारा किससे शुरू कर सकते हैं, थर्ड हमारा कोई भी फैक्ट या डेटा से शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हो सकते हैं इंट्रोडक्शन को शुरू करने। कितना इंट्रो लिखना है, तो फर्स्ट जो आपको शीट मिलेगी उसमें ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसमें से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो ऑलरेडी उसमें जो आधा जो पेज है ऑलमोस्ट फिल हुआ रहता है, तो जो बचा हुआ पेज है, फर्स्ट जो बचा हुआ पेज है उसमें पूरे में आपको इंट्रो लिखना है। जैसे ही आपका इंट्रो खत्म होगा, जो लास्ट की उसमें 2-3 लाइन बचेंगी, उसकी जो आपकी 2-3 लाइन्स बचेंगी, तो उसमें आपको फिर रिलेट करना है कि आप इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कि आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, उनके सॉल्यूशंस पे बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें वे फॉरवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो 2-3 लाइन में एक बार एक्सप्लेन कर दे। आपके इम्पैक्ट पे हम बात करने वाले हैं या फिर कॉजेज को एड्रेस करने वाले हैं, तो वो एक्सप्लेन कर दें आप। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया पूरा इंट्रो पार्ट। उसके बाद हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा। बॉडी में जो मेन चीज़ पूछी है, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इससे में कि जो पूछा हुआ है हमें उस पर ही हम रिवॉल्व करें। एक्स्ट्रा कुछ भी टाइप्स पूछा नहीं है, आप जबरदस्ती टाइप्स पेज नहीं भरने हैं आपको, तो इसलिए जो पूछा है मोस्टली उसी पे ही स्टिक रहें आप। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे अपना एस्से भी भेजा था जिनके मार्क्स कम आए, तो उसमें उन्होंने यही मिस्टेक करी थी कि उन्होंने पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मेनली उसकी एप्लीकेशंस आपको बतानी थी कि कहाँ कहाँ उसका यूजेस होता है। उन्होंने टाइप्स लिख दिए एआई के, एआई के टाइप्स रिक्वायर्ड थे क्या, उसमें नहीं थे रिक्वायर्ड, तो आपने 2 पेज तो एआई के टाइप्स में ही भर दिया। तो उस तरीके से अब मार्क्स नहीं मिलने वाले कि आप पेज भर के आ जाएंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको जो पूछा है डायरेक्ट इंट्रो के बाद उसी के टॉपिक के ऊपर आना है, उसी के रिवॉल्व के अराउंड आप थीम्स बना सकते हैं। 2-3 थीम्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि पहले बहुत सारे एप्लीकेशंस एक्सप्लेन कर दिए, देन पर्टिकुलर जिस फील्ड के बारे में वो पूछा है तो फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, देन सॉल्यूशंस बता दिए। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो काफ़ी लोगों ने ये गलती करी थी जिनके कम मार्क्स आए इस बार मेंस में। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको कंक्लूजन में कंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इंट्रो जो है
कुछ कुछ जो एसेज है उनके ऑलरेडी प्रिपेयर कर ले। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी, जो टिप काम करी थी, कि मैंने इंट्रोज ऑलरेडी मतलब 20-25 इंट्रोज मैंने टॉपिक्स के ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए थे, और वही इंट्रोज मुझे बहुत ज़्यादा काम आए। मैंने कंक्लूजन भी प्रिपेयर करे थे, पर आई थिंक कंक्लूजन का इतना कोई रिलेवेंस मुझे लगा नहीं, क्योंकि टाइम होता ही नहीं है कि आप वो सोचे कि आपने क्या प्रिपेयर करा था वो याद करें और फिर वो लिखे, वो याद ही नहीं रहेगा आपको। तो इट्स बेटर कि आप इंट्रो पूरा प्रिपेयर करके जाएं, देन फिर मतलब कंक्लूजन तो आप खुद से कंक्लूड 4-5 लाइन में खुद से कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या चीज़ें टॉपिक में रखनी है। तो पहला मैंने जो स्टार्ट मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं पूछा गया था, एमएसपी के ऊपर पूछा गया था, पर मैंने एग्रीकल्चर से, मैंने स्पेसिफिकली एमएसपी से रिलेटेड सिर्फ अपनी पीसीएस की प्रिपरेशन में पढ़ा था, तो मुझे आइडिया था कैसे क्या चीज़ होती है, पर मुझे फिर भी मैंने इससे रिलेटेड ऐसे नहीं प्रिपेयर करा था, पर मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रिपेयर करा था, तो उसी के ही पॉइंटर्स मेरे एमएसपी वाले एस्से में भी काम आ गए थे। ठीक है, तो आपको ब्रॉड थीम प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रो में या तो कोटेशंस लिख सकते हैं। कोटेशंस कौन सी लिख सकते हैं, मैंने जो कोटेशन लिखी थी, मैंने लिखी थी, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव द चांस टू गो राइट। ये एमएस स्वामीनाथन की कोटेशन है, तो मैंने यहाँ से शुरू करा था कि अगर एग्रीकल्चर में कुछ भी गलत होता है तो कुछ और चीज़ सही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी बहुत हद तक एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, और बाकी और भी कोटेशन है मैं ये आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, और हिंदी में भी कोटेशंस हो सकती हैं, तो आप कोई भी, मैंने तो एमएस स्वामीनाथन की कोटेशन डिसाइड कर ली थी कि मैं यही लिखूंगी अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और मैं वही लिख के आई थी रियल एग्जाम में भी। उसके बाद में आप डेटा से शुरू कर सकते हैं। डेटा आप किस किस चीज़ का डेटा लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन सा डेटा लिख सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं कि लेबर ब्यूरो का डेटा लिख सकते हैं, कि लेबर ब्यूरो में क्या डेटा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेबर ब्यूरो अराउंड 45% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले, क्या पता ये डेटा अपडेट हो गया हो। तो मैंने तो उस टाइम पे लिखा था तो यही था, लेबर ब्यूरो का डेटा लिखा था कि 45% जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी को, तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ये लिख सकते हैं आप। और क्या डेटा लिख सकते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2023 का डेटा लिख सकते हैं आप कि अराउंड 43% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो लेबर ब्यूरो हो गया हमारा, उसके बाद में हमारा हो गया कि कोई गवर्नमेंट वेबसाइट से हो गया हमारा कि इतने परसेंट मतलब इंडिया के जीडीपी को एग्रीकल्चर इतना कंट्रीब्यूट करता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का हो गया। उसके बाद में आप फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का भी डेटा दे सकते हैं कि 329 मिलियन टन्स रिकॉर्ड हाई फूड प्रोडक्शन हुआ है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंडिया ने करा, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा। तो ये सब चीज़ों का डेटा दे सकते हैं। तो ये हमारी डेटा में आ गई हमारी। ठीक है, अब इंट्रो में क्या लिखना है, हमने कोट दे दिया, डेटा दे दिया। उसके बाद में हमें एक्सप्लेन करना है कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन रहा है शुरू से ही इंडिया की इकोनॉमी का, जिसने की कंट्रीब्यूट करा सिग्निफिकेंटली, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराया है, एम्प्लॉयमेंट और रूरल लाइवलीहुड को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद में इंडिया जो है बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड में, तो आप कुछ एक दो डाटा भी लिख सकते हो, जैसे शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, वो इंक्लूड कर सकते हैं। और सिर्फ फिर हम लिखेंगे कि इंडिया प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन फीडिंग नॉट ओनली इट्स 1.4 बिलियन पॉपुलेशन बट ऑल्सो एक्सपोर्टिंग फूड टू मैनी कंट्रीज। तो इंडिया ने जैसे कई सारी जगह जब क्राइसिस आया था, डिजास्टर आते हैं, तो इंडिया फूड भी सप्लाई कराता है, फूड मेडिसिन इंडिया सप्लाई कराता है, तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारी कंट्रीज को फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो उसके बाद में फिर हमने ये डेटा दे दिया। उसके बाद में हम इंट्रो में ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि धीरे धीरे जैसे कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और डिमिनिश हो रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, और तो बहुत मुश्किल हो गया है कि एक बैलेंस बिठाना कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी भी हो और फूड सिक्योरिटी भी हो। जो अब तक था तो उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया इन दोनों के बीच में बैलेंस। तो एक बैलेंस आर्ग्यूमेंट देंगे, अब थोड़े से चैलेंजेस बता के थोड़ा सा बैलेंस करेंगे फिर उसको। ठीक है, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि दिस
ऐसे इस ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, दिस ऐसे डेल्व्स इनटू द एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, देन क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर एंड द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू टेकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि इस ऐसे में हम क्या क्या चीजें एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो प्रिपेयर हो गया। इंट्रो में आप हिंदी में अगर आपको लिखना है तो हिंदी में आप 2-3 दोहे कबीर के हो गए, या फिर हिंदी में कोई अच्छी सी कोटेशन तो वो आप याद कर सकते हैं। जैसे कबीरदास का दोहा है, पाकी खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू झोला बहुत है घर आवे तब जान। तो ये आप कबीर का दोहा लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद में एक और ये दोहा है, वो लिख सकते हैं, खेती उत्तम काज है यही सम और न होए, खाबे को सबको मिले खेती कीजिए सोए। तो ये भी कबीरदास का दोहा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने बता दिए, तो ये दोनों आप हिंदी के ऐसे में लिख सकते हैं। कृषि से रिलेटेड आता है ऐसे, तो उसमें आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बता दी इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। उसके बाद में हम आते हैं बैकग्राउंड में। हमने बैकग्राउंड बोला है कि हम बैकग्राउंड में बताएं कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चर का आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमको क्या डिस्कस करना है अब। बैकग्राउंड में हम बताएंगे कि कैसे बंगाल फेमिन आया था, बंगाल में अकाल आया था 1943 में, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि उससे ही हमें पता चला कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फूड प्रोडक्शन सिस्टम का, और कितना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है फूड प्रोटेक्शन में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो थे वो हैवीली डिपेंडेंट थे इम्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और उस फेमिन में बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई थी लोगों की, तो उससे हमें और ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी की ओर काम करना चाहिए फूड प्रोडक्शन में। उसके बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज थी, लो एग्रीकल्चर प्रोग्रेस और फ्रीक्वेंट ड्रॉट आते थे, डिजास्टर बहुत ज़्यादा आते थे। उसके बाद में हम पीडीएस के बारे में बता सकते हैं, कैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1960s और 70s में, फिर वन नेशन वन राशन कार्ड, मिड डे मील, पोषण अभियान। तो ये सारा का सारा बैकग्राउंड हो गया ये सब चीज़ें। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को हम डाल सकते हैं। HIV सीड्स आए हमारे, इसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने क्या करा, इंस्टीट्यूशनलाइज करा कि फूड सिक्योरिटी को एक लीगल राइट बना दिया। ठीक है, और इसमें सब्सिडाइज करा गया फूड ग्रेन्स को टू नियरली 75% रूरल और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको इस चीज़ का एडवांटेज हुआ। ठीक है, तो ये सब मिशंस भी चलाएगा फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो ये सारा का सारा आपका बैकग्राउंड में पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हर जगह बैकग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 लाइन में भी सम अप करके ये कुछ कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि पहले कैसी सिचुएशन थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द इंडियन एग्रीकल्चर। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड, पहले तो एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे एमएसपी से स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं कि इसमें सेलेक्टिव प्रोक्योरमेंट होता है कि एमएसपी सिर्फ डिक्लेयर करा गया है 23 क्रॉप्स के लिए। ठीक है, और उसकी भी स्टैग्नेंट रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कमेटी का नाम डाल सकते हैं शांता कुमार कमेटी। जैसे मुझे याद थी कि एमएसपी से रिलेटेड शांता कुमार कमेटी है, तो वो मैंने मेंशन किया था। शांता कुमार कमेटी के अकॉर्डिंग ओनली 6% ऑफ क्रॉप्स प्रोक्योर्ड एट एमएसपी, सिर्फ 6% ही क्रॉप्स प्रोक्योर्ड करी जाती हैं एमएसपी पर। ठीक है, और जबकि ये एमएसपी जो डिक्लेयर करा गया वो कितनी क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर करा गया है, 23 क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर करा गया है। तो ये इसका शांता कुमार कमेटी ने प्रॉब्लम बताई थी। तो इस कमेटीज का आप मेंशन करेंगे तो मैं बता देती हूँ कौन कौन सी कमेटीज का आप एग्रीकल्चर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो होगा स्वामीनाथन कमेटी। ठीक है, 2004 से 6 में बनी थी। तो स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उसके बाद में आप राधा कृष्ण कमेटी को मेंशन कर सकते हैं, 2004 में आई थी ये। इसने बोला था कि डबल करना है हमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू फार्मर्स। ठीक है, और हमें रूरल बैंकिंग को एक्सपेंड करना है। उसके बाद में नीति आयोग ने बनाई थी डलवाई कमेटी। डलवाई कमेटी में क्या है कि इसका जो एम दिया गया है, जो अभी भी चल रही है, कि हमें डबल करनी है फार्मर्स इनकम को। ठीक है, जिसका टारगेट था 2022 तक हमें डबल करनी थी फार्मर्स इनकम, पर वो एक्सटेंड कर दी है, अभी भी डबल नहीं हुई है, तो वो एक्सटेंड कर दी है उसकी टाइमलाइन। तो डलवाई कमेटी को हम मेंशन कर सकते हैं, शांता कुमार कमेटी को मेंशन कर सकते हैं हमें कि इसने रैशनलाइज करा था एमएसपी के प्रोक्योरमेंट को। तो स्वामीनाथन कमेटी, राधा कृष्ण कमेटी, दलवाई कमेटी एंड शांता कुमार कमेटी, ये 4 कमेटीज आप याद करें और बीच बीच में मेंशन कर सकते हैं इनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में हम
आते हैं दोबारा से प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो एक तो क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स हो सकती है कि जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो हाईली वनरेबल है क्लाइमेट चेंज की। बहुत सारे, कभी ड्रॉट आ गया, कभी फ्लड आ गई, तो पूरी क्रॉप्स ही हमारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, मानसून डिपेंडेंट है। 52% ऑफ द फार्म लैंड इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून। मतलब तो बारिश आएगी तो ही हम उस चीज़ को वो कर पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज और वेदर अनसर्टिनिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद में डेट और फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स क्यों सुसाइड करते हैं, इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है उन पे। फाइनेंशियल क्राइसिस क्योंकि इनपुट कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है और उनको आउटपुट मिल नहीं रहा, उतना उनको पैसा नहीं मिल रहा क्रॉप्स बेचने के बाद में। उसके बाद में मार्केट वॉलेटिलिटी है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस कुछ और दिए जाते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं तो मार्केट वॉलेटिल लो प्राइस दिए जाते हैं और मिडिल मैन जो जनरली रहते हैं वो डोमिनेट करते हैं सप्लाई चेन को, ठीक है। फिर डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है कि रूरल फार्मर्स तो उनके पास एक्सेस ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, वो ड्रोन्स नहीं कर सकते, वो प्रिसीजन फार्मिंग नहीं कर सकते, वो सॉइल की टेस्टिंग नहीं करा सकते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एआई बेस्ड टूल्स वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में रूरल अर्बन डिवाइड है, जैसा कि वही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें आ जाएगा। उसके बाद में पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर की इन्वेस्टमेंट नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो अच्छे सीड्स पे इन्वेस्ट कर सकें। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं है। पहले बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी तो इसलिए ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी निकल के आती थी। अब क्या हो गया, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड्स हो गई है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो गया, कम हो गया है। उसके बाद नेग्लिजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया कि माइग्रेशन हो रहा, वाटर क्राइसिस हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी लो हैं तो फिर वो इफेक्ट करेगा एक्सपोर्ट को। एक्सेसिव इंटरवेंशन हो रहा है प्राइसेस पे, वॉलेटाइल प्राइसेस हैं जो कि मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। फार्मर सुसाइड इशू है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज है, सिर्फ 1/3 ऑफ द क्रॉप्ड एरिया ही अंडर इरिगेशन है। और फिर स्लगिश फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी मतलब बहुत ज़्यादा वो चल रही है स्लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोर्ड क्वालिटी सीड्स नहीं हो पा रहा है। मॉनसून डिपेंडेंसी, सॉइल इरोजन। उसके बाद में लैक ऑफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। ऑल दो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फिर भी क्या है, लैक ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस है। इनएफिशिएंसी ऑफ एफपीओज। राइस कल्टीवेशन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है वहाँ पे, स्पेशली जो हरियाणा और इधर की बेल्ट है पंजाब की, वो डिप्लीट कर रहा है, हमारा जो वाटर टेबल है उसको डिप्लीट कर रहा है राइस कल्टीवेशन। और उससे क्या हो रहा है कि इमिट हो रही है हमारी क्या, मीथेन और ग्रीन हाउस गैसेज। तो वहाँ पे पराली जलाई जाती है तो उससे भी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम अलग से हो रही है। तो ये सब भी इश्यूज हैं, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न हम मेनली जनरली वही राइस वीट वही करते हैं, हम नई चीज़ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं, उससे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। तो ये भी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। उसके बाद में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसकी प्रॉब्लम है कि वो डिपेंड होते हैं लोकल ट्रेडर्स और मिडिल मैन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जो स्टोरेज कोल्ड चेन फैसिलिटी है, स्टोरेज फैसिलिटी है, वो नहीं है फार्मर्स के पास में, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो वो एक हमारी प्रॉब्लम है। लिमिटेड कनेक्टिविटी है गाँव में, इतनी रोड्स नहीं है, प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। उसके बाद में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा अपना कि बहुत सारे गाँव, मतलब पूरे घर के 4 लोग ही एक खेत में लगे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट उसमें 1-2 लोगों की है, पर पूरा परिवार लगा क्योंकि और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कि मोर फार्म लेबरर्स देन फार्मर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, तो ये सारी की सारी क्या हो गई, हमारी प्रॉब्लम्स हो गई हमारी, ठीक है। जैसे कि रिसेंट फार्म लॉज भी आए थे जो कि बाद में फिर रिपील कर दिए गए थे, तो वो उससे कि पूरे उसमें प्रोटेस्ट चला था। तो कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये सारी की सारी हमने प्रॉब्लम्स जो भी एसोसिएटेड थी उस पर बात करी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, अब क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो स्कीम्स क्या क्या हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये हो गया। इसमें क्या बात करी थी, परंपरागत कृषि विकास योजना में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर होगा, इंसेंटिवाइज करेंगे स्टेट्स को ताकि वो इंक्रीज करें अपना एक्सपेंडिचर ऑन द एग्रीकल्चर। उसके बाद में आत्मा मॉडल है। आत्मा मॉडल क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा मॉडल। इसने क्या क्या बोला कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन असम एंड यूपी। तो असम में यूपी में एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को एक्सपेंड करेंगे हम, कि सिर्फ यही नहीं राइस और व्हीट ही ग्रो कर रहे हैं या फिर शुगर केन ही ग्रो कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफाई करेंगे हम क्रॉप्स को।
तो ये आत्मा मॉडल ने बोला। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना मेंशन कर सकते हैं, आत्मा मॉडल मेंशन कर, कोऑपरेटिव फार्मिंग मेंशन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, कंसोलिडेट करेंगे हम जो छोटे छोटे स्मॉलर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है उनको कंसोलिडेट करेंगे ताकि जो इनकम है फार्मर्स की उसको इंक्रीज किया जा सकते है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। जैसे अमूल भी क्या है, जो दूध का ब्रांड है अमूल, वो भी क्या है, कोऑपरेटिव है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होगी, जिससे कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। उसके बाद में ई नैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट होगी हमारी, ई मंडी होगी हमारी, ई मंडी मेंशन कर सकते हैं कि ई नैम के थ्रू क्या होगी कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को सेल कर पाएंगे डिजिटली एट द बेटर प्राइसेस, क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो उनको प्राइस बेटर नहीं मिलता तो वो रखते हैं तो उनको लॉस ही होता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन मेथड्स का यूज करेंगे, नए नए क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करेंगे हम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इरिगेशन नेटवर्क को हम एक्सपेंड करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करेंगे। उसके बाद में नीम कोटेड यूरिया का यूज करेंगे हम, मतलब जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनमें हम ऑर्गेनिक तरीके से नीम कोटेड यूरिया हम यूज कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड हम यूज कर सकते हैं, जीएम क्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मेगा फूड पार्क स्कीम हम मेंशन कर सकते हैं कि ये मैकेनिज्म है टू लिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द मार्केट। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री संपदा योजना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेके संपदा योजना। फिर हम डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ यही नहीं, वेजिटेबल्स मतलब वेजिटेबल और फ्रूट का भी हम एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, फ्रूट्स और हम वेजिटेबल्स की तरफ भी ध्यान देंगे, तो डाइवर्सिफाई करेंगे। टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे, सेंसर्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट इमेजनरी, ताकि वो फार्मर्स को हेल्प करे कि वो ऑप्टिमाइज कर सके इनपुट्स को, सॉइल की टेस्टिंग हो सके, वाटर को चेक कर सकें। ठीक है, तो वो सब चीजें होंगी। श्री अन्न योजना, मिलेट का हम प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, तो मिलेट का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ड्रोन दीदी स्कीम है तो उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी से क्या होगा, रिड्यूस होगा सॉइल इरोजन और इम्प्रूव होगी बायोडाइवर्सिटी। पीएम आशा स्कीम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई हमारी। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जिसमें 6,000 रुपीज पर ईयर किसान को दिए जाएंगे। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड, ई नैम, तो ये सारी की चीजें हो गई। जैसे डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम है, भावांतर भुगतान योजना एमपी में चलाई जा रही है ये स्कीम्स। तो ये सब स्कीम्स के थ्रू भी हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे प्राइस स्टेबलाइजेशन, ताकि ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी ना हो, ताकि एक फार्मर्स को एक स्टेबल प्राइस मिल सके। ठीक है, तो ये सारी की चीजें हमें, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है हमारी। और स्वामीनाथन कमेटी ने क्या बोला था कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम पॉइंट डाल सकते हैं एमएस स्वामीनाथन का। तो ये सारे के सारे हमने मेजर्स पे बात करी, गवर्नमेंट क्या मेजर्स उठा रही है, हमें क्या और मेजर्स करते हैं। इसके बाद में हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि क्या क्या हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं, अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, सोसाइटी लेवल पे। तो अगर आपके पास उतना टाइम है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इसको फिर क्या करिए, कंक्लूड करिए। कंक्लूड में हम क्या करेंगे, कंक्लूड में हम लिख देंगे, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे थे, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, जैसे ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रखा और नीचे ये वाला चीज कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है, टू सम अप। तो बहुत सारे लोग कंक्लूजन में भी, कंक्लूजन जब लिखते हैं तो उसमें कंक्लूजन लिख देते हैं या सारांश लिख देते हैं। वो लिखना नहीं है आपको, वो उसको रिलेट करके ही लिखना, अलग से हेडिंग बना के लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप लिखिए टू कंक्लूड, कॉमा लगाइए फिर कंक्लूजन लिखिए, या फिर लिखिए टू सम अप, कॉमा लगाइए फिर कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू सम अप। तो मैंने टू सम अप के आगे क्या लिखा है, टू सम अप, व्हाइल इंडिया हैज मेड इम्प्रेसिव गेन्स इन फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द चैलेंज। फिर मैंने कि इंडिया ने इम्प्रेसिव गेन्स करा है फूड प्रोडक्शन में, जैसे हमने 329 मिलियन टन्स हमने देखा कि 2024 तक, 2023 से 2024 तक 329 मिलियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ। तो इंडिया ने इम्प्रेसिव गेन करा है फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, बट द चैलेंजेस ऑफ
फिर हम चैलेंजेस के बारे में मेंशन करेंगे, द चैलेंजेस ऑफ एमएसपी, मॉनसून डिपेंडेंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी नीड्स अ फोकस्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो हम फिर बता देंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इक्विटेबल फूड प्रोडक्शन में, कि ये सब क्या है, ये क्रिटिकल है किसके लिए, फॉर इंश्योरिंग बोथ एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन 2025 एंड बियॉन्ड। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। और इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी मेंशन कर सकते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2.4.1, तो 2.4.1 में क्या बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करी गई है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन में या फिर बीच में बॉडी में। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।